तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत। ठीक है, इसे आइंस्टीन का सिद्धांत भी कहते हैं अपन, आइंस्टीन थ्योरी भी कहते हैं अपन इसे। क्या है, देखिए आइंस्टीन ने दो अजम्पशन दिए थे, दो पोस्टुलेट्स या दो अभिधारणा दी थी। पहली पोस्टुलेट्स आइंस्टीन ने क्या कही थी, आइंस्टीन का ये मानना था या आइंस्टीन ने ये कहा था कि वो सभी निर्देश तंत्र, वो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटीज चल रहे हैं, किससे, कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी यानी नियत सापेक्ष वेग से चल रहे हैं, उन सभी के लिए जो भी घटनाएं होंगी, उन सभी के लिए जो भी फिनोमिना होंगे वो समान होंगे। ठीक है, यानी दो फ्रेम अगर उनके बीच की वेलोसिटी कांस्टेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्ष वेग अगर नियत है, तो उन सभी में जो घटनाएं घटेगी या उन सभी में जो फिनोमिना होंगे उन सभी के लिए वो सेम होंगे, यानी सभी निर्देश तंत्रों में वो समान दिखाई देंगे, एक जैसा ही ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल होता है इसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, याद रखिएगा, तुल्यता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, थ्योरी में मैंने लिखवा रखा है, फिर भी आप एक बार ध्यान रखिएगा। आइंस्टीन का जो दूसरा सिद्धांत है, आइंस्टीन का जो दूसरा पोस्टुलेट है वो ये है कि भाई कोई सा भी फ्रेम हो, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, कोई भी निर्देश तंत्र हो, उन सभी के लिए जो लाइट वेलोसिटी होती है, जो प्रकाश का वेग होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी लाइट वेलोसिटी जो होती है, प्रकाश का वेग जो होता है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, सार्वत्रिक नियतांक होता है। यानी चाहे आप चल रहे हो, चाहे आप रुक रहे हो, आपके लिए लाइट की वेलोसिटी जो है, प्रकाश का वेग जो है, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और वैक्यूम या एयर में अपन उसे कितना मानते हैं, c मानते हैं। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी कहलाता है, समकालीनता का सिद्धांत कहलाता है। तो कई बार आप लोग क्या उल्टा याद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी फ्रेम में जो चीज़ होती है एक ही टाइम पे दिखाती है, यानी समान दिखाई देती है, तो आप इसे साइमल्टेनिटी मान लेते हो। ध्यान रखिएगा, ये होता है इक्विवेलेंस, तुल्यता, और ये होता है साइमल्टेनिटी, या अपन कहें साइमल्टेनिटी भी बोलते हैं इसको, जो भी है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये आपका समकालीनता का सिद्धांत होता है, यानी एक ही टाइम पर आपको ऑब्जर्व होगा, यानी आपके लिए लाइट की वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होगी। अब देखिए, एक साइंटिस्ट थे लॉरेंज, इन्होंने क्या करा, आइंस्टीन की ये दोनों जो पोस्टुलेट्स हैं, आइंस्टीन की ये दोनों अवधारणाएं हैं, इनको यूज करके अपन को ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी, अपन को रूपांतरण समीकरण दी। रूपांतरण समीकरण क्या होती है, दो अलग अलग निर्देश तंत्रों में, मान लो दो फ्रेम है, एक है एस, एक है एस डैश। आप मान सकते हो एक तो आप खुद हो, एक आपका दोस्त है ना, और दोनों किसी चीज को देख रहे हैं, दोनों किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो ये दोनों जो फ्रेम है, ये इस ऑब्जेक्ट को जिस तरह से देखते हैं उसे शो करने के लिए जो इक्वेशन यूज करी जाती है उसे अपन कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या रूपांतरण समीकरण। तो दो निर्देश तंत्रों में किसी ऑब्जेक्ट को एक साथ बताने के लिए या इनमें रिलेशन बताने के लिए जिस इक्वेशन का आप यूज करते हैं, जिस समीकरण का आप यूज करते हैं, वो कहलाती है रूपांतरण समीकरण या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो लॉरेंज ने दो निर्देश तंत्र, दो फ्रेम एस और एस डैश के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जनरेट की थी, रूपांतरण समीकरण ने दी थी। ठीक है, जिन्हें अपन लॉरेंज इक्वेशंस कहते हैं, लॉरेंज की समीकरण कहते हैं। और ये जो समीकरण हैं ये आइंस्टीन पोस्टुलेट्स का यूज करके इसने बनाई थी, आइंस्टीन अभिधारणा का यूज करके इसने बनाई थी। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए लॉरेंज। ये आप थ्योरी है, 2 पॉइंट्स, कई बार एक नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा नोट्स में। बाकी मेन थ्योरी, अपना मेन जो मोटिव है वो क्या है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो देखिए लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन या लॉरेंज रूपांतरण को समझने के लिए अपन दो फ्रेम मानते हैं। तो दो फ्रेम में एक अपन ने एस फ्रेम ले लिया और एक अपन ने क्या ले लिया, एस डैश फ्रेम। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गई अपनी। अपन ये मान रहे हैं कि जब टाइम इनिशियल है, यानी स्टार्ट हुआ है, यानी ऑब्जर्व जो करना आपने स्टार्ट करा है, प्रेक्षण करना अपन ने स्टार्ट करा है, या प्रारंभिक केस में आप बोल सकते हो इनिशियली। तो इनिशियल कंडीशन में या प्रारंभिक स्थिति में एस और एस डैश जो है, उनके जो ओरिजिन है, उनके जो मूल बिंदु है बिल्कुल सेम है, यानी एक ही पॉइंट पर वो क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर वो गिर रहे हैं। यानी t बराबर क्या है, t डैश बराबर क्या है, 0 पर इन दोनों के ओरिजिन या मूल बिंदु क्या है, सेम है।
क्लियर। अब कुछ समय बाद में, अपन कहें इस समय के बाद में, जो एस फ्रेम है वो तो रुका हुआ रह जाता है, एस फ्रेम तो रुका हुआ रहता है, और एस डैश फ्रेम जो है वो स्टार्ट कर देता है मोशन, वो कर देता है गति स्टार्ट। किस तरह से? इस तरह से स्टार्ट करता है कि जो एस डैश फ्रेम का एक्स एक्सिस है, ठीक है, उसके सापेक्ष वो गति करे, यानी y और z एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो दोनों फ्रेम्स के लिए सेम रहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी y और z एक्सिस जो है वो s और s डैश फ्रेम के कैसे रहे? सेम रहे, लेकिन x जो पोजीशंस है वो क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो ये s डैश फ्रेम है और ये कौन सा फ्रेम है? s फ्रेम है। s डैश फ्रेम जो है वो x एक्सिस में मोशन स्टार्ट करता है। x एक्सिस में अगर मोशन स्टार्ट करेगा तो किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, ठीक है, जैसे मान लो इस पॉइंट की पोजीशन s फ्रेम में कितनी है? x y z है और टाइम क्या है? t, और s डैश फ्रेम में क्या है? x डैश, y डैश, z डैश और t डैश। ये पॉइंट अपन ने क्या मान लिया? p मान लिया। तो एस डैश फ्रेम इस तरह से गति करता है कि y और y डैश दोनों की वैल्यू सेम हो, z और z डैश दोनों की वैल्यू सेम हो, लेकिन x में वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इसमें ना। अब देखिए लोरेंज का क्या मानना है। लोरेंज का ये मानना है कि आइंस्टीन ने ये कहा है कि सभी फ्रेम के लिए, सभी निर्देश तंत्र के लिए जो प्रकाश का वेग है, जो लाइट की वेलोसिटी, वो कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो लोरेंज ने ये कहा कि मान लो कि पॉइंट O जो है आपका, ये जो पॉइंट O है, यहाँ पर कोई लाइट फ्लैश जनरेट होता है, कोई प्रकाश दीप्ति उत्पन्न होती है, यानी लाइट जनरेट होती है। ये जो लाइट है वो पॉइंट O से P तक पहुँचने में कितना टाइम लेती है? T टाइम लेती है। तो O से P तक पहुँचने में लगा समय जो होगा, टाइम जो होगा, वो बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी? c होगी आइंस्टीन के हिसाब से। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी दूरी बटा वेग जो है, ये आ गया अपने पास समय। और अपन जानते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अपन निकालना जानते हैं, वो होता है 0,0,0। तो कितना हो जाएगा अपने पास? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? c, ठीक है। ध्यान रखिएगा s फ्रेम है इसलिए टाइम t लिया है, और s फ्रेम है इसीलिए कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं अपन ने? x, y और z लिया है। इस इक्वेशन में आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ठीक है भाई। पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दें और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, देन इस टर्म को उधर ले जाएं, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन क्या है? 1 है। तो ये तो तब है जब लाइट फ्लैश या जो प्रकाश दीप्ति है वो कहाँ पर जनरेट हो रही है? पॉइंट O पर जनरेट हो रही है, ठीक है। अब मान लीजिए जो लाइट फ्लैश है आपका या जो प्रकाश दीप्ति है वो कहाँ जनरेट होती है? O डैश पर। ये पॉइंट क्या है आपका? O डैश है। तो यहाँ भी वही सेम केस है। आइंस्टीन ने ये कहा था कि जो लाइट फ्लैश होता है, जो प्रकाश दीप्ति होती है, वो सभी फ्रेम्स के लिए सेम वेलोसिटी रखती है, सभी निर्देश तंत्रों के लिए समान वेग रखती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइट फ्लैश पहुँचेगी, ठीक है, उसका टाइम ले लिया t डैश, लेकिन वेलोसिटी कैसी होगी? c ही होगी भी। तो O डैश से P तक पहुँचने में लगा समय जो है वो अपन ने कितना मान लिया? t डैश। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। बाकी चीज़ें सेम है, बस ध्यान रखिएगा अब कोऑर्डिनेट भी आपके डैश में हो जाएंगे अपॉन c। तो इसे भी वही मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर कीजिए, तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी इक्वल टू 0। अब आप लोग कई बार जल्दीबाजी में c के ऊपर डैश लगा देते हो। ध्यान रखना, आइंस्टीन ये बोलता है कि वेलोसिटी सेम है, यानी यहाँ c ली है तो यहाँ भी कितनी लेनी पड़ेगी? आपको c ही लेनी पड़ेगी। क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपना बेसिक मकसद है कि इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके अपन x डैश, t और t डैश के बीच में रिलेशन निकाल के दें। क्यों? क्योंकि y और z तो अपन ने क्या माने? सेम माने कि दोनों पैरेलल होते हैं। तो y बराबर y डैश होगा, z बराबर क्या होगा? z डैश होगा। तो उनमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा, लेकिन x और t में क्या होगा? चेंज होगा। अब देखिए लोरेंज का एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और वो स्टेटमेंट क्या है? लोरेंज का ये मानना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है, जो रूपांतरण समीकरण होती है, ये लीनियर इक्वेशन होती है, ये रेखिक समीकरण होती है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस आप जानते हैं कि जिनमें पावर्स क्या होती है? सेम होती है, जिनमें घातें क्या होती है? समान होती है। दूसरा इसका मानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है, रूपांतरण जो है, वो दूरी और समय पर निर्भर करता है, टाइम और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो एक तो आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है
और दूसरा आप सिर्फ डिस्टेंस और टाइम लेंगे, तीसरी चीज़ आप ले नहीं सकते। और मैंने आपको बताया कि y और z डैश में कोई चेंज नहीं होता, तो y डैश बराबर y होगा, z डैश बराबर क्या होगा, z होगा। अब अपन जैसे लीनियर इक्वेशन लिखते हैं वैसा ही मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो गया अल्फा x प्लस बीटा टी, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम के ऊपर डिपेंड है और लीनियर इक्वेशन है, तो मैंने इसको इस तरह से डिनोट कर दिया। ऐसे ही टी डैश की वैल्यू अपन लिखेंगे, तो टी डैश की वैल्यू जो मैंने नोट्स में लिखवाई है, ठीक है, वही लिख रहा हूँ मैं। आप और वो अलग हो तो एक बार थोड़ा सा आप देख लेना। ये मैंने लिखवाई है डेल एक्स प्लस गामा टी, ठीक है, तो ये कितना हो गया, डेल एक्स प्लस गामा टी हो गया। तो ये लॉरेंज ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस मानी है। यहाँ पर अपन ने 4 कांस्टेंट यूज़ करे हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा की वैल्यू आपको निकाल के देनी पड़ेगी, जो वैल्यू आप मानते हो वो आपको निकाल के देनी पड़ती है। तो इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए मैंने फर्स्ट केस यूज़ करा कि मान लो ऑब्जर्वर जो है, प्रेक्षक जो है, वो आपके x बराबर 0 पर है, ठीक है, या x डैश बराबर 0 मान लो। ये x बराबर 0 और x डैश बराबर 0 का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर को अपन मूल बिंदु पर लेके जा रहे हैं, ओरिजिन पर लेके जा रहे हैं। तो ऑब्जर्वर जो है, प्रेक्षक जो है, मान लो यहाँ पर है, ये मूल बिंदु है। अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर x बराबर 0 होगा, और अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर x डैश बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि y डैश और z डैश जो है वो कैसी हैं, सेम है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अपन मेंशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने माना कि अगर ऑब्जर्वर, अगर प्रेक्षक का है x डैश बराबर 0 पर, तो जैसे ही x डैश बराबर 0 पर पहुंचेगा ऑब्जर्वर, तो आप इक्वेशन 3 में ये वैल्यू पुट कर दें। तो इक्वेशन 3 में जैसे x डैश बराबर 0 होगा, यहाँ आ जाएगा 0 बराबर अल्फा x प्लस बीटा टी। अब मैं इस समीकरण का अवकलन कर रहा हूँ ऑन डिफ्रेंशिएशन रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये तो 0 है, यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, इक्वल टू अल्फा डी एक्स बाई डी टी प्लस बीटा हो जाएगा। ये अपने पास कितना आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। और डी एक्स बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी होता है, वेग होता है, इसलिए अपन इसे किसे डिनोट कर दिया, v से। तो अपने पास एक रिलेशन निकल के आ गया, बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा v। ये बीटा और अल्फा में रिलेशन है आपके पास, ठीक है। इसको 4 दे रहे हैं, इसको 5 दे रहे हैं। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। फर्स्ट केस मैंने लिखा है। अब सेम इसी ऑब्जर्वर को, इसी प्रेक्षक को अपन लिखते हैं x बराबर 0 पर, ठीक है। अब पहले ऑब्जर्वर को अपन ने कहाँ बिठाया, x डैश बराबर 0 पर। अब अपन ऑब्जर्वर को कहाँ बिठा रहे हैं, x बराबर 0 पर बिठा रहे हैं। तो जैसे अपन ऑब्जर्वर को x बराबर 0 पर बैठाएंगे, तो इक्वेशन 3 में देखिए क्या क्या चेंज होगा। ये 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो x डैश बराबर आ जाएगा आपके पास बीटा टी, और t डैश आपके पास आ जाएगा गामा टी। तो यहाँ से x डैश बाई टी डैश निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, बीटा अपॉन गामा, या x डैश बराबर कितना आ जाएगा, बीटा अपॉन गामा टी डैश। इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, तो डी एक्स डैश बाई डी टी डैश बराबर क्या आ जाएगा, बीटा अपॉन गामा, ठीक है। अब एक थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेग है, लेकिन ये किस में है, एस डैश फ्रेम में, ठीक है। तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, लेकिन ये एस फ्रेम में है, ये एस डैश फ्रेम में है, और वेलोसिटी अपन वी ही मान रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है, मान लो कि ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ले लिया मैंने A और एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया, B, ठीक है। किसी बॉल को मैं A से B की ओर फेंकता हूँ, कितनी वेलोसिटी से, मान लो v वेलोसिटी से मैं इस तरफ फेंकता हूँ। तो अगर मैं पॉइंट A के ऊपर खड़ा हूँ, अगर मैं पॉइंट A के ऊपर खड़ा हूँ, तो बॉल मुझसे दूर जाएगी, है ना। तो दूर जाने को यानी डिस्टेंस के बढ़ने को मैंने पॉजिटिव वेलोसिटी लिया, लेकिन यानी यहाँ पे v कैसा ले लिया, पॉजिटिव। अब मान लो मैं अब जो है पॉइंट B के ऊपर जाकर खड़ा होता हूँ। अगर मैं पॉइंट B के ऊपर जाकर खड़ा होऊंगा और बॉल A से B की तरफ फेंकी जाएगी, तो अब की बार बॉल मेरे पास में आएगी। तो बॉल अगर पास में आएगी तो डिस्टेंस भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। डिस्टेंस का बढ़ना आपने पॉजिटिव लिया है, तो डिस्टेंस का कम होना कैसे लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे, यानी v यहाँ पर कैसा होगा, नेगेटिव होगा।
मेरे कहने का मतलब है कि वेलोसिटी जो है, वेग जो है, एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर आप एक तरफ से पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरी तरफ से आप उसे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, ऋणात्मक लेना पड़ेगा। इसीलिए जब ऑब्जर्वर आपका x डैश बराबर 0 पर था तब अपन ने वेलोसिटी क्या ली थी, पॉजिटिव, और जब ऑब्जर्वर आपका x बराबर 0 पर है तो अपन ने इसे क्या ले लिया, नेगेटिव। तो ये आएगा माइनस का v। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि मैंने यहाँ पर माइनस v क्यों लिया है। तो यहाँ से भी मेरे पास एक रिलेशन निकल के आता है और वो होता है बीटा बराबर माइनस का गामा v। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गई आपके पास, 6 हो गई। अब इक्वेशन 5 और 6 जो है आपकी, इन दोनों को मैंने इक्वल करा फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। ठीक है, दिख रहा है कैमरे में आपको। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। तो 5 और 6 से अगर आप देखें तो बीटा बराबर माइनस अल्फा वी है और बीटा बराबर क्या है, माइनस गामा वी है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा बराबर गामा। ये इक्वेशन क्या है आपकी, 7 है, 7 है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं आप एक बार लिख सकते हैं रफ में। ठीक है, और 7 के साथ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, एक बार मैं कैमरा आपको इस तरह से लिख देता हूँ। वैसे सब दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें दिख रही है, तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। अब शायद और सही दिखेगा आपको। ठीक है, जो नीचे थोड़ा बहुत छुप रहा था वो भी। तो पहले आप ये लिखेंगे, ठीक है, कि जब लाइट कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, ओ से पी पर, तो ओ से पी पर पहुँचने में लगा टाइम ये है, ओ डैश से पी पर पहुँचने में लगा टाइम ये है। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 आ गई। फिर लीनियर फंक्शन होती है रेखिक समीकरण की, और किस किस पे डिपेंड करती है, टाइम एंड डिस्टेंस पे। हालांकि मैंने आपको नोट्स में सब कुछ लिखवा रखा है, तो उससे ये इक्वेशंस आ जाएगी आपके पास। फिर एक बार ऑब्जर्वर को अपन x डैश पे रखते हैं और एक बार अपन ऑब्जर्वर को x डैश इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे रखते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली समझा दी है, तो एक बार आप ये मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए। और इस डेरिवेशन को दिक्कत आए तो दोबारा देख लेना भी, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा ऐसा ही है। चलिए, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपने नहीं उतारा हो तो स्क्रीन को पॉज कर लेना, देन फिर उतार लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन 7 से वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करनी है अब अपन को। ठीक है, इक्वेशन 5, 7 से वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे, 3 में रखेंगे भाई। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा। तो देखिए, जो अपने पास इक्वेशन 3 थी उसमें लिखा था अपन ने x डैश बराबर अल्फा x प्लस बीटा टी लिखा था। इक्वेशन 5 और 7 जो देखिए, तो अपन ने इक्वेशन 5 में लिखा था माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या था, माइनस अल्फा वी था, तो यहाँ माइनस अल्फा वी लिख दिया। ठीक है, और अल्फा इक्वल टू गामा था अपने पास, है ना, अल्फा इक्वल टू गामा भी आया था, तो मैंने यहाँ अल्फा की जगह गामा लिख दिया। और यहाँ तो अल्फा था अपने पास, तो अल्फा को भी गामा लिख दिया मैंने, तो ये वैल्यूज़ मैंने बाहर निकाल ली। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ 5, 7 और 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपने अल्फा को क्या लिखा है, यहाँ पे गामा लिखा है। अब देखिए, कई बुक्स में जब आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो वहाँ अल्फ़ा ही यूज़ करते हैं। तो अल्फ़ा यूज़ करो चाहे गामा यूज़ करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वैल्यू जो इसकी आए लास्ट में वो ध्यान रखना, अल्फ़ा और गामा की जो वैल्यू आएगी वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तभी आप यहाँ पे कोफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने कोई चेंज नहीं करा है। यहाँ y डैश बराबर y था, z डैश बराबर z था, और t डैश की जो वैल्यू है वो भी यही थी अपने पास। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने बिल्कुल सेम रखी है। अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट बचे हैं, जैसे डेल बचा है, गामा बचा है, ठीक है, तो इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इक्वेशन 8 से मैंने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 8 से, यानी ये जो वैल्यू है आपकी, उससे वैल्यू मैंने किस में रख दी, 2 में, है ना। 9 ले लो इसको, क्योंकि जो आपकी 8th इक्वेशन है वो मैंने कौन सी मानी, अल्फा इक्वल टू गामा। ठीक है, वो जो इक्वेशन थी उसे आप 8th मान लें। देन इक्वेशन 9 से वैल्यू आप किस में रखें, इक्वेशन 2 में।
तो इक्वेशन 2 अपने पास थी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, वो कॉपी में आप अपने देख लें। तो एक्स डैश स्क्वायर का मतलब ये है, तो ये हो गया गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस था वाई डैश स्क्वायर, तो वाई डैश इक्वल टू वाई है, जेड डैश इक्वल टू जेड है, फिर था माइनस का सी स्क्वायर और टी डैश स्क्वायर, तो टी डैश में ये वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा डेल एक्स प्लस गामा टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें अब देखिए अपना बेसिक मोटिव है कोफिशिएंट की वैल्यू निकालना, गुणांकों का मान निकालना। तो वो अपन कहाँ से निकालेंगे, कंपैरिजन से, तुलना से। और कंपैरिजन अपन किससे करेंगे, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 की तरह ही यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चाहिए आपको, है ना, यानी एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, जेड स्क्वायर चाहिए, सी स्क्वायर टी स्क्वायर चाहिए, तो वही वैल्यूज अपन को लेके आनी है यहाँ पे। तो इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए और गामा स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करते जाइए। तो ये कितना आ गया, गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आ गया गामा स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी गामा स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इनटू क्या कर दिया मैंने, गामा का स्क्वायर कर दिया। y स्क्वायर और z स्क्वायर में कोई चेंज नहीं है, तो वो सेम है। अब यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो और c स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो ये हो गया माइनस का c स्क्वायर डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर गामा स्क्वायर टी, ये थोड़ा ध्यान रखना ना, गामा ये v नहीं है, गामा है भाई, गामा स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2c स्क्वायर डेल एक्स गामा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म जो है आप चेक कर लीजिए अपने एक बार अपनी कॉपी में। ठीक है, अब अपन इनमें से कॉमन लेंगे, तो पहले मैंने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देखिए कौन कौन सी है आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म्स। ठीक है, तो एक जो टर्म है अपने पास ये है और एक जो टर्म है अपने पास ये है। तो यहाँ से आ गया आपके पास गामा स्क्वायर और यहाँ से आ गया आपके पास माइनस का सी स्क्वायर डेल स्क्वायर। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाली टर्म आ गई, तो ये वाई स्क्वायर आ गया, ये जेड स्क्वायर आ गया, ये टर्म और ये टर्म। अब अपन को चाहिए था टी स्क्वायर, क्योंकि आप इक्वेशन 1 को अगर देखेंगे तो वहाँ माइनस का सी स्क्वायर टी स्क्वायर था, तो अब अपन को टी स्क्वायर चाहिए, तो माइनस टी स्क्वायर कॉमन लेना है अपन को। ठीक है, तो माइनस टी स्क्वायर देखो एक तो यहाँ पर है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस में आ जाएगी टर्म, कितनी हो जाएगी माइनस का गामा स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, और टी स्क्वायर ढूंढिए कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा सी स्क्वायर गामा स्क्वायर। ठीक है, बाकी में टी स्क्वायर नहीं है अपने पास। अब फिर भी 2 टर्म बची हुई है अपने पास, तो फिर भी 2 टर्म बची है, उनको मैं एक्स टी का मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसमें एक टर्म एक्स टी भी होनी चाहिए। और फर्स्ट इक्वेशन में वो टर्म नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर उसका कॉफिशिएंट क्या है, 0 है, वहाँ पर उसका गुणांक क्या है, 0 है। तो प्लस एक्स टी भी लिख रहा हूँ मैं, प्लस एक्स टी, तो ये वाली टर्म है, यहाँ से एक्स टी कॉमन लीजिए, तो कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2v गामा स्क्वायर। ठीक है, एक टर्म ये हो जाएगी आपके पास माइनस का 2v गामा स्क्वायर, ये एक टर्म होगी। और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपके पास माइनस 2c स्क्वायर गामा डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये जो इक्वेशन है इसे आप चेक कर लीजिएगा, ये इक्वेशन मैंने क्या दे दी, 10th इक्वेशन मैंने इसे दे दी। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर वाले कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम रह गया, माइनस टी स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, ये दोनों टर्म भी आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये डॉट डॉट देके इसलिए लगाता हूँ ताकि ध्यान रहे ना आपको, तो आप भी थोड़ा सा इस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस टर्म में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने सिर्फ एक्सपेंड करा है और वैल्यू पुट की है, यानी वैल्यू कॉमन ली है मैंने और कुछ नहीं करा है यहाँ पे। अब मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, किससे, इक्वेशन 1 से। तो कंपेयर कीजिए इसे बिटवीन कौन कौन सी, इक्वेशन 10 एंड 1। 10वीं और पहली इक्वेशन को क्या कीजिए आप, कंपेयर कीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कोई नहीं है, यानी 1 है, तो यहाँ पर आ गया अपने पास गामा स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डेल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई, 11 आ गई।
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम है, और फिर माइनस टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई वहाँ क्या है, सी स्क्वायर है, तो ये पूरी वैल्यू सी स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। यानी आपके पास माइनस का गामा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर होना चाहिए। ये इक्वेशन क्या आ गई, बाहर आ गया आपके पास। और वहाँ पर एक्स टी नहीं है, ये तभी हो सकता है जब एक्स टी की वैल्यू क्या हो, मतलब एक्स टी का मल्टीप्लायर क्या हो, ज़ीरो हो। तो ये जो पूरी टर्म है वो ज़ीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, यानी ये हो गया माइनस 2v गामा स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर डेल गामा इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी 13 आ गई। तो इक्वेशन 11, 12 और 13 से आप वैल्यू निकालेंगे जितने कोफिशिएंट अपने बचे हैं उनकी। ठीक है, तो पहले मैं ले रहा हूँ एक एक कोफिशिएंट अपन लेते हैं। पहले मैं ले रहा हूँ इक्वेशन 12 क्योंकि वो थोड़ी ज़रूरी है, हालांकि ज़रूरी सारी इक्वेशन है फिर भी। तो इक्वेशन 12 में मैंने लिख दिया सी स्क्वायर पहले लिख दिया, और यहाँ प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया। दोनों में से देखिए कॉमन आ रहा है गामा स्क्वायर, तो ये हो गया गामा स्क्वायर और ब्रैकेट में बच गया सी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर ही बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया गामा स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू पूरी अपॉन में भेज दीजिए, तो उस केस में गामा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और अपन ने गामा इक्वल टू अल्फा प्रूव करा है, इसीलिए ये वैल्यू भी किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। तो ये वैल्यू बहुत अच्छी तरह से आपको याद करनी है क्योंकि ये बहुत बार काम आएगी। ठीक है, रिलेटिविटी में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, गामा या अल्फा की वैल्यू का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन क्या है 14 है, इक्वेशन 14 है। तो एक बार आप ये चाहें तो ये वैल्यू उतार लीजिए स्क्रीन पॉज करके। चलिए स्क्रीन पॉज कर लीजिए, अगर आपने नहीं उतारा तो मुझे ये वाली टर्म्स हटानी पड़ेगी। चलिए, तो अब अपन इक्वेशन लेते हैं कौन सी, 13 ले लो, इक्वेशन 13। तो इक्वेशन 13 में अपने पास वैल्यू है माइनस 2v गामा स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर डेल गामा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अपने पास एक तो, और एक गामा से ये एक गामा जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास जो डेल है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वी गामा अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई अपनी 15। तो अब देखिए अपन ने 4 कोफिशिएंट माने थे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो अल्फा इक्वल टू तो क्या आ गया, गामा आ गया, जिसकी वैल्यू अपने पास ये आ गई। तो 2 की वैल्यू तो अपने पास यहाँ आ गई। एक अपन पहले निकाल चुके हैं, बीटा इक्वस टू माइनस अल्फा वी था। ठीक है, बीटा इक्वस टू माइनस अल्फा वी, अल्फा की वैल्यू है अपने पास, तो बीटा की वैल्यू वहाँ से अपने पास आ जाएगी। और चौथा कोफिशिएंट जो है डेल, उसकी वैल्यू अपने पास ये आ गई। तो अपने पास चारों कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन 11 को यूज़ करना बेकार है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने पास चारों की वैल्यूज़ आ चुकी है। अब अपन ये जो चारों वैल्यूज अपन ने निकाली है, इसे पुट करेंगे अपन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 9 में, इक्वेशन 9 में। ठीक है, जहां अपन ने लिखा था x डैश बराबर अपन ने क्या लिखा था, गामा x माइनस वी टी। ठीक है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, अपन मेंशन कर देंगे गामा की वैल्यू ये होती है। ठीक है, वापस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आया था अपने पास क्या, y डैश इक्वल टू वाई, तो उसमें दिक्कत ही नहीं है। फिर है z डैश इक्वल टू z, और लास्ट में था अपने पास टी डैश। तो टी डैश की जो वैल्यू अपन ने मानी थी, ठीक है, वो कितनी थी, डेल एक्स माइनस गामा टी थी। ठीक है, तो डेल एक्स की वैल्यू पुट करो तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस वी गामा अपॉन सी स्क्वायर एक्स,
और प्लस क्या था गामा टी, तो गामा टी। तो यहाँ से मैंने ये टर्म पहले लिख ली और गामा कॉमन ले लिया, तो अपने पास कितना आ गया टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये अपन ने तब लिखी है जब अननोन तो क्या है अपने पास एस डैश फ्रेम और नोन क्या है अपने पास एस फ्रेम। क्लियर है? ये तो क्या है अननोन हो गए आपके और ये क्या हो गया आपके नॉन फ्रेम हो गए। अब मैंने आपको बताया कि अगर s को s डैश में अपन कन्वर्ट करते हैं तो v की जगह अपन माइनस वी यूज़ करेंगे। ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ कि ऑब्जर्वर वहाँ पर चला जाता है अपना। तो आपने ये टर्म लिख ली होगी। ठीक है, तो मैं इसे हटा रहा हूँ अब। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप s को s डैश से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट्स को अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो v की जगह माइनस वी का फ़र्क आएगा और कोई फ़र्क इक्वेशंस में नहीं पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं अगर लिखता हूँ मान लो s फ्रेम में, तो x डैश की जगह इधर क्या आएगा x आएगा और इधर सारे डैश वाले आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा गामा x माइनस वी टी की जगह क्या आएगा x प्लस वी टी डैश। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे अननोन क्या है s डैश और यहाँ पर अननोन क्या है s, इधर है माइनस तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और वैल्यूज डैश में। ठीक है, तो ये सीधा साधा ध्यान रखना आप। y इक्वल टू वाई डैश होगा, z इक्वल टू जेड डैश होगा, t इक्वल टू देखो क्या होगा, तो t इक्वल टू क्या होगा मेरे पास गामा और यहाँ क्या आ गया t डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ये अब आप दोनों में मेंशन कर सकते हैं कि जहाँ पर गामा की वैल्यू कितनी है अल्फा इक्वल्स टू कितना है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 16 हो गई आपकी। ठीक है, और ये इक्वेशन कितनी हो गई 17। तो इक्वेशन 16 और 17 जो है वही आपकी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, वही आपकी लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है। तो ये आपका डेरिवेशन है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का, इसे एक बार आप वापस देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लें। थैंक यू।